दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बीटा पॉइंट पे स्वागत है। सामान्य ज्ञान की टॉप 20 एमसीक्यू कराई जा रही है दोस्तों, और इसका सेकंड क्लास है। अगर आप सामान्य ज्ञान पढ़ते हैं तो 20 में से 10 का जवाब देकर बताइए दोस्तों, ताकि इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। ये सामान्य ज्ञान इतिहास के अति महत्वपूर्ण टॉप 100 एमसीक्यू का है दोस्तों, और ये टॉप 20 करके हम आपको 5 सेट में कराएंगे दोस्तों। पहला प्रश्न है यानी 21 नंबर प्रश्न है दोस्तों। इसके पहले 20 प्रश्नों को कवर कर लिए हम। तो दोस्तों पहला प्रश्न है कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं। तो दोस्तों ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि अशोक के अभिलेखों में दोस्तों जो शाहबाज गढ़ी और दोस्तों मानसेहरा है ना, तो दोस्तों इनके जो अभिलेख है ना वो खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। तो ये बात को ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी विद्यापीठ सबसे पुरानी है। तो दोस्तों तक्षशिला विद्यापीठ सबसे पुरानी है। हम आपको बता दें दोस्तों, तक्षशिला विद्यापीठ सबसे पुरानी है। ये दोस्तों तक्षशिला प्राचीन काल में गांधार जिला की राजधानी थी। कौन? तक्षशिला, जो दोस्तों अब क्या हुआ है कि वर्तमान में रावलपिंडी से 20 किलोमीटर की दूरी पर दोस्तों सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित है। दोस्तों एक बात और जान लीजिए, तक्षशिला मौर्य काल के पूर्व में स्थापित किया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। विक्रमादित्य को और किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों वो चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जाना जाता है। हम आपको बता दें दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय की जो माता थी उनका नाम दोस्तों दत्त देवी था। और ये भी जान लीजिए दोस्तों, ये गुप्त काल का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो भी शासन काल था उसे दोस्तों गुप्त काल का क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि अजंता की गुफाएं किस काल में निर्मित की गई थी। तो दोस्तों ये गुप्त काल में निर्मित की गई थी। इसके अलावा हम आपको बता दें दोस्तों, अजंता की गुफा बौद्ध धर्म के चित्रण से संबंधित है। यानी बौद्ध धर्म का जो भी चित्रण होता था दोस्तों, वो अजंता की गुफाएं में अच्छी तरीके से बताया गया है, दिखाया गया है और दर्शाया गया है। दोस्तों अजंता के पहली व दूसरी गुफा में चित्र 7वीं शताब्दी ईस्वी के हैं। अगर पहली गुफा की बात करें व दूसरी गुफा की बात करें तो जो चित्र हैं दोस्तों वो 7वीं शताब्दी ईस्वी के हैं। ये भी ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि ऐहोल शिलालेख किससे संबंधित है। तो दोस्तों ऐहोल शिलालेख किससे संबंधित है। तो ये पुलकेशन द्वितीय से संबंधित है। हम आपको बता दें ऐहोल शिलालेख दोस्तों पुलकेशन द्वितीय से संबंधित है। साथ ही ये भी जान लीजिए कि रवि कीर्ति ने दोस्तों ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी। किसने? रवि कीर्ति ने। किसकी रचना की थी? ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी। यह लेख दोस्तों संस्कृत भाषा में लिखा गया है। साथ ही हम आपको बता दें इस शिलालेख में दोस्तों पुलकेशन द्वितीय की विजयी की विस्तृत वर्णन किया गया है। तो दोस्तों जो पुलकेशन द्वितीय थे इनके विजयी होने का विस्तृत वर्णन किसमें किया गया है दोस्तों? ऐहोल शिलालेख में। और दोस्तों इसकी रचना किसने की है? तो दोस्तों ये रवि कीर्ति ने की है। साथ ही अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, कि किसके शासन काल में हेंगसोंग भारत आया था। तो दोस्तों ये आया था हेंगसोंग भारत हर्षवर्धन के शासन काल में। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। तो दोस्तों हेंगसोंग एक चीनी यात्री था जिसने अपनी यात्रा का विवरण सीयू की के नाम से संकलित की थी। कौन से नाम से? सीयू की के नाम से संकलित की गई थी। तो दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है कि हेंगसोंग क्या था? चीनी यात्री था, और अपनी यात्रा का विवरण उसमें किस में संकलित किया है? तो दोस्तों सीयू की में संकलित किया है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली का कुतुब मीनार किसके शासन काल में पूरा हुआ। तो दोस्तों दिल्ली का जो कुतुब मीनार था ना वो इल्तुतमिश के शासन काल में पूरा हुआ था। हम आपको बता दें कि दिल्ली के कुतुब मीनार का निर्माण दोस्तों इल्तुतमिश ने पूरा कराया था, जबकि इसके निर्माण का जो आरंभ हुआ था ना वो किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों, और 1206 से लेके 1210 में कराया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कंप्लीट किसने कराया? इल्तुतमिश ने दोस्तों। और हम बता दें कि कुतुबुद्दीन ऐबक को बख्तियार काफी के नाम से भी जाना जाता था। साथ ही हम आपको बता दें
फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में क्या हुआ कि कुतुब मीनार की जो चौथी मंजिल थी ना, उसको सबसे ज्यादा हानि पहुंची थी। ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए यहाँ पे रिलेट करके ले आए हैं दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, सारे रिलेटिव क्वेश्चन हैं, आप इसे पढ़ के जरूर जाएं। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का उदारक यानी प्रभुता संपन्न सुल्तान किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। हम आपको बता दें, दिल्ली सल्तनत का उदारक सुल्तान दोस्तों इल्तुतमिश को कहा जाता है। इनको दोस्तों दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। किसे? इल्तुतमिश को। ये प्रश्न पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? कहा जाता है किसको? इल्तुतमिश को। क्यों कहा जाता है ये भी जान लीजिए। क्योंकि दोस्तों दिल्ली सल्तनत के शाही संरचना के प्रमुख अंगों को सुव्यवस्थित इन्होंने अपनी शासन काल में ही किया था। किसने ये किया था दोस्तों? इल्तुतमिश ने। इसलिए इन्हें क्या कहा गया? दिल्ली सल्तनत का उदारक यानी प्रभुता संपन्न। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत की पहली महिला शासिका निम्न में से कौन थी? तो दोस्तों वो रजिया सुल्तान थी। हम आपको बता दें, ये भारत की पहली महिला शासिका है। कौन? रजिया सुल्तान। और दोस्तों ये इल्तुतमिश की क्या थी? पुत्री थी। रजिया सुल्तान दोस्तों गुलाम वंश की शासिका थी। कहाँ की? गुलाम वंश की। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला है कि अमुक्तमाल्यद पुस्तक किस शासक के द्वारा लिखी गई? तो दोस्तों ये कृष्णदेव राय के द्वारा लिखी गई है। हम आपको बता दें, अमुक्तमाल्यद पुस्तक दोस्तों कृष्णदेव राय के द्वारा लिखी गई। कृष्णदेव राय के दरबार में दोस्तों 8 सर्वश्रेष्ठ कवि थी, जिन्हें क्या कहा जाता था? जिन्हें दोस्तों अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता था। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि अष्टदिग्गज नाम से जाने जाने वाले कवि किसके दरबार में रहते थे? तो दोस्तों आप बताएंगे कृष्णदेव राय के दरबार में। साथ ही दोस्तों एक प्रश्न और पूछा जाएगा कि कृष्णदेव राय किसके शासन काल के समय में थे? तो ये दोस्तों बाबर के शासन काल के समय में थे। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों 15 अप्रैल 1526 को हुआ है। तो ये ध्यान दीजिएगा। द्वितीय और तृतीय युद्ध कब हुआ है ये आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दोस्तों हम आपको बता दें, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ वो 15 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। यह युद्ध दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और क्या हुआ दोस्तों, इस युद्ध के बाद बाबर की क्या हो गई है? विजयी। और इब्राहिम लोदी क्या हुआ था? मारा गया था। दोस्तों हम आपको बता दें, बाबर भारत में पहला मुगल बादशाह था। अगर पहले मुगल बादशाह की बात करें तो सबसे पहले दोस्तों बाबर था। इसके बाद हम आपको बता दें, बाबर ने एक पुस्तक लिखी थी। कौन सी लिखी थी दोस्तों? तुजुक ए बाबरी। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि मोती मस्जिद किस नगर में स्थित है? तो दोस्तों ये आगरा नगर में स्थित है। हम आपको बता दें, मोती मस्जिद दोस्तों आगरा में है और इसका निर्माण मुगल शासक किसने कराया था दोस्तों? शाहजहां ने करवाया था। साथ ही हम आपको बता दें, जबकि दोस्तों दिल्ली के लाल किले के अंदर बनी जो मोती मस्जिद है ना, उसका निर्माण मुगल शासक औरंगजेब ने करवाया था। तो दोस्तों 2 मोती मस्जिद है, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर किस नगर में पूछेगा तो आप आगरा में बताएंगे और ये शाहजहां ने कराया था इसका निर्माण। जबकि अगर पूछेगा कि किस किले के अंदर है तो आप बताएंगे लाल किले के अंदर है। मोती मस्जिद वो किसने निर्माण कराया था? मुगल शासक औरंगजेब ने। तो ये ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है कि लड़ाकू पेशवा के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों वो बाजीराव प्रथम को जाना जाता है। हम आपको बता दें, लड़ाकू पेशवा के नाम से दोस्तों बाजीराव प्रथम को जाना जाता है। दोस्तों शिवाजी के बाद बाजीराव प्रथम ऐसा सेनापति था। कौन था सेनापति बाजीराव का? 2 सशस्त्र सेनापति ऐसा था जिसने दोस्तों गोरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया था। किसने? बाजीराव का सेनापति। दोस्तों हम आपको बता दें, बाजीराव प्रथम मराठा साम्राज्य के महान सेना नायक भी थे। तो ध्यान दीजिएगा, ये मराठा साम्राज्य के महान सेना नायक थे। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है कि भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? तो दोस्तों उसका नाम था रेड ड्रैगन। हम आपको बता दें, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था, जो दोस्तों कैप्टन हॉकिंस के समय में
1608 ईस्वी में सूरत के बंदरगाह में आकर रुका था। कौन से कैप्टन थे इसके? कैप्टन हॉकिंस थे। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से किस देश का संविधान लिखित रूप में नहीं है? तो दोस्तों ब्रिटेन का जो संविधान है वो लिखित रूप में नहीं है। बाकी भारत, अमेरिका और बांग्लादेश का संविधान दोस्तों लिखित रूप में है, ये पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को नियुक्त किया गया था। ये ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को नियुक्त किया गया था। जबकि दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो दोस्तों इन्हें 9 दिसंबर 1946 को चुना गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये भी जान लीजिए कि दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तो दोस्तों ये पहले राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। जबकि दोस्तों 26 नवंबर 1949 को भारत एक संप्रभु गणराज्य बना था। कब बना था? 26 नवंबर 1949 को क्या बना था? संप्रभु गणराज्य बना था। इसके अलावा हम आपको बता दें 26 नवंबर 1949 को दोस्तों संविधान का अंकीकरण भी हुआ था। ये ध्यान दीजिएगा, संविधान को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के द्वारा कितनी रिटें जारी की जा सकती हैं? तो दोस्तों 5 रिटें जारी की जा सकती हैं, जिनके नाम हम आपको बता दें। एक होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा होता है परमादेश, तीसरा प्रतिशेष, चौथा अधिकार परीक्षा, पांचवा उत्प्रेषण होता है। ये दोस्तों उच्च न्यायालय के द्वारा जारी की जाने वाली 5 रिटें हैं, जिसे हम रिट पिटीशन के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है कि संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत मूल अधिकार नहीं रहा? तो दोस्तों 44वें जो संविधान संशोधन हुआ था ना, उसमें संपत्ति का अधिकार दोस्तों क्या हुआ? मूल अधिकार नहीं रह गया। साथ ही हम आपको बता दें वर्तमान में दोस्तों यह अनुच्छेद 300 क के अधीन एक विधिक अधिकार है। किसमें है? अनुच्छेद 300 क में है वर्तमान में। ठीक है, अगला प्रश्न है, लास्ट है दोस्तों कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल किसे कहा जाता है? तो दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो होता है उसे हम संविधान का दिल कहते हैं। दोस्तों साथ ही हम आपको बता दें इसे संविधान की आत्मा या दिल अनुच्छेद 32 के तहत कहा गया है, क्योंकि दोस्तों यह 5 प्रकार की रिटों को लागू करने की गारंटी प्रदान करता है। दोस्तों उम्मीद है क्लास अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। और आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पे भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।